हमारी अर्थव्यवस्था जो हर साल 5, 6, 8% आगे बढ़ रही थी और जिस पे बहस होती थी कि 8% बढ़ रही है आगे कि 6% बढ़ रही है, इस साल 10% पीछे जाएगी। बहुत बड़ा धक्का है यह अर्थव्यवस्था में। देशों को सालों लग जाते हैं इतने बड़े धक्के से उबरने। पिछली बार जब हमारी इकोनॉमी श्रिंक की थी, आमतौर पे इकोनॉमी आगे बढ़ती रहती है, गाड़ी कभी धीमी रफ्तार से, खच्चर रफ्तार से धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इकोनॉमी का पीछे जाना, रिवर्स गियर लगाना बहुत अनहोनी घटना है। पिछली बार ऐसा हुआ था तो 60 के दशक में हुआ था, जब देश में अकाल पड़ा था। आपको ध्यान होगा, उस वक्त के लोगों से पूछिए, वो आपको खबर बताएंगे उन दिनों क्या हुआ करता था। वैसी कुछ स्थिति की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और जब पड़ोस से इनसे पूछा जाता है कि ऐसे में क्या करना चाहिए, वो कहते हैं कुछ मत सोचिए, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाए। तो हमारे 5.9% तो पहले ही था। उस हिसाब से देखें तो अब हमारा फिस्कल डेफिसिट 6-7% बढ़ गया है, 6-7% हो गया है। अपने आप में फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार को कभी कभी लोगों के लिए खर्च करना पड़ता है। चिंता की बात यह है कि ये सामान्य साल में हुआ था, अब लॉकडाउन शुरू हुआ है। दिक्कत की बात यह है कि सरकार के पास जो कुछ था वो सरकार ने पहले ही खर्च कर लिया। जो उधारी ले सकते थे पहले ही ले ली। रिजर्व बैंक पे जो डकैती करनी थी वो पहले ही कर ली। और जब वित्त मंत्री जी ने पिछले साल बजट पेश किया था तो हम काफी लोगों ने कहा था ये जो आप इनकम के आंकड़े पेश कर रही हो, ये तो इनकम आपके पास कभी आएगा नहीं, आप खामखा ऐसा आंकड़ा क्यों दे रही हैं। लेकिन तब भी उन्होंने इस आंकड़े पे जारी रखा और अब सच्चाई सामने आ गई है कि सरकार के पास दरअसल उतना रेवेन्यू था नहीं। तो घाटा इसलिए नहीं बढ़ा है कि सरकार ने खर्च ज्यादा किया, घाटा इसलिए बढ़ा है कि सरकार की इनकम कम हुई। और अब जबकि सचमुच संकट आ गया है, अब सरकार ये पैसा नहीं। देश के अंदर जहां पे तेजी से बढ़ रहा है आंकड़ा, वहां टेस्ट बढ़ने चाहिए ना, मगर नहीं। गुजरात में देखिए विचित्र स्थिति क्या है। अहमदाबाद में बहुत तेजी से फैल रहा है, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। और जाहिर है सरकार को जो करना चाहिए वो ये कि वहां बड़ी मात्रा में टेस्ट करवाए, देखें कितना है। लेकिन बड़ी विचित्र बात ये हुई है कि गुजरात में टेस्ट की संख्या कम हो गई। पहले 6,000 टेस्ट करते थे, अब 2-2.5-3,000 टेस्ट करना शुरू कर दिया है। कम टेस्ट होंगे, कम मरीज दिखाई देंगे, आंकड़े ठीक होंगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कितना क्रूर मजाक है। पता होगा इस बीमारी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमारी मलेरिया से, डेंगू से, इन सब से कम खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसका विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा है, फैल बहुत तेजी से रही है। अपने आप में कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। मैं ये सब इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आप समझिए कि अगर 10 पेशेंट को ऐसे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस लगा, जिन्हें महसूस हुआ, थोड़ा सा गले में खारिश महसूस हुई, थोड़ा सा खांसी आई, थोड़ा सा बुखार आया, क्या वो दौड़ के टेस्ट करवाने जाएंगे? मुझे लग रहा है आज देश में जो हालात हमने बना दिए हैं, 10 में से वो कोई 1-2 जिसके या तो अच्छा मेडिकल फैसिलिटी जिसको अवेलेबल है, या जिसको स्थिति ज़्यादा खराब है और चिंता है, 10 में से 2 या 3 लोग ही जाएंगे और टेस्ट करवाएंगे, बाकी तो टेस्ट ही नहीं करवाएंगे। ये फर्क है। जब हम कहते हैं कि भारत के केसेस स्पेन से कम हैं, इटली से कम हैं, फ्रांस से कम हैं, यूएस से कम हैं, तो क्या केसेस कम है या कि हमारे यहाँ टेस्ट कम हो रहा है? और टेस्ट कम हो रहा है उसकी वजह से केसेस कम ही दिखाई देंगे। और फर्क पता है कितना है? हमारे यहाँ हर मिलियन यानी कि 10 लाख के पीछे हम अंदाजन 2-2.5 हजार केसेस को टेस्ट कर रहे हैं। और ये जो दूसरे देश हैं, मैंने बताया इटली, फ्रांस और बाकी सब देश जिनकी संख्या हमसे ज्यादा है, ये 50,000 से ज्यादा लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। कहाँ 2,500, कहाँ 50,000, यानी कि हम 20 गुना कम टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारी संख्या उनसे कम है तो इसका कारण जरूरी नहीं ये हो कि हमारे सिर्फ 2.25 लाख हैं, उनके किसी के 5 लाख हैं, किसी के 10 लाख हैं। नहीं,
कारण ये भी हो सकता है कि हम कम लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, जैसे ही टेस्ट करेंगे हमारी संख्या अपने आप बढ़ के दिखाई देगी। और हो सकता है जहां 1.25 लाख का ऑफिशियल आंकड़ा हो, वहां सच 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, किसी को पता नहीं है, क्योंकि टेस्ट कम कर रहे हैं। और ये बात देश के अंदर भी है। देश के अंदर जहां पे तेजी से बढ़ रहा है आंकड़ा, वहां टेस्ट बढ़ने चाहिए ना, मगर नहीं। गुजरात में देखिए विचित्र स्थिति क्या है। अहमदाबाद में बहुत तेजी से फैल रहा है, संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। और जाहिर है सरकार को जो करना चाहिए वो ये कि वहां बड़ी मात्रा में टेस्ट करवाए, देखें कितना है। लेकिन बड़ी विचित्र बात ये हुई है कि गुजरात में टेस्ट की संख्या कम हो गई है। पहले 6,000 टेस्ट करते थे, अब 2,500-3,000 टेस्ट करना शुरू कर दिया है। कम टेस्ट होंगे, कम मरीज दिखाई देंगे, आंकड़े ठीक होंगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए कितना क्रूर मजाक है। केरला ने कम से कम समझदारी की बात की थी। शुरू में उन्होंने जम के टेस्ट किए, उनके आंकड़े ज्यादा आए, लोगों ने फप्तियां भी कसी, अरे केरला में देखो कितनी ज्यादा बीमारी है। लेकिन उसकी वजह से उन्होंने सबसे पहले कंट्रोल भी किया। पिछले 2-3 दिन में उनके फिर आंकड़े बढ़े हैं, दोबारा ट्रेन जाने की वजह से। लेकिन ये जो गुजरात कर रहा है ये तो बहुत खतरनाक काम है। गुजरात ही नहीं, 3 राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली। फॉर्चुनेटली तीनों बीजेपी के नहीं है, नहीं तो लोग कहते हैं इसमें भी पॉलिटिक्स कर रहे हो। ये 3 राज्य हैं जिन्हें टेस्ट ज्यादा करने चाहिए और जिन्होंने टेस्ट को या तो बिल्कुल वैसा का वैसा रखा है या कि कम कर दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान 6,000 से ज्यादा टेस्ट हर रोज कर रहा है, मध्य प्रदेश 2,000 के करीब टेस्ट रोज कर रहा है। कोई मतलब? दिल्ली के बारे में बहुत गड़बड़ रिपोर्ट आ रही है। 2 रिपोर्ट, एक तो ये कि टेस्ट की संख्या कम है, दूसरा सरकार ने जो खाने की व्यवस्था की थी उस खाने की व्यवस्था से सरकार पीछे हाथ खींच रही है, तीसरा राशन के दुकानों की स्थिति बेहद खराब है, राशन मिल नहीं रहा है लोगों को, और चौथा कि दिल्ली सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है, दबा रही है। कुछ विचित्र हो रहा है। म्यूनिसिपैलिटी कुछ और बता रही है, अस्पताल कुछ और बता रहे हैं और दिल्ली सरकार कुछ और बता रही है, यानी कि मामला गड़बड़ है। उसकी तुलना में राजस्थान में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में, इन 3 राज्यों में कम से कम टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र को और भी अधिक करने चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत नंबर्स फैल रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र की स्थिति सबसे विकट है देश में। आज आंकड़ों की थोड़ा सा विस्तार से हमने चर्चा की, इसलिए कि एक सेंस मिले, क्योंकि अब मामला सचमुच खतरनाक हो रहा है। अब से पहले मैं आंकड़े केवल गिनाने के लिए गिना दिया करता था क्योंकि उससे कुछ बहुत ज्यादा देश में विस्तार नहीं हो रहा था। अभी भी देश में डेथ्स की संख्या शायद 200 के करीब है, ज्यादा नहीं है। जिस देश में रोज 1000 से ज्यादा लोग डायरिया से मरते हैं, जिस देश में टीबी से लगभग 1000 लोग पर हर दिन मरते हैं, उस देश में 200 का आंकड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आज से 2 महीना बाद 30 लाख केसेस होते हैं और अगर ये तीसरे महीने में भी चल जाता है और हम उसके बाद कुछ करोड़ केस वगैरह की तरफ देख रहे हैं, तो फिर ये मामला बहुत संगीन हो सकता है और उसके लिए तैयारी अब दिखाई नहीं देती। इस बीच 2-3 खबरें रेलवे की आ रही हैं। रेलवे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि रेलें इधर उधर भटक रही, केवल 1.8% रेल डाइवर्ट हुई है। अरे सर, प्रतिशत का आंकड़ा मत दीजिए, 71 रेल डाइवर्ट हुई, आपने कहा ना। 71 रेल का डाइवर्ट होना कोई सामान्य बात नहीं। उसका कारण अगर वो ठीक से बताते, कहते कि कंजेशन हो गया था, तो आप बता देते कि भाई सामान्यतः हम इस रूट के ऊपर इतनी ट्रेन चलाते हैं और इस वक्त हमें इतनी ट्रेन चलानी पड़ी। ये आंकड़े आ जाते तो शायद अच्छा रहता। रेलवे, जैसे मैंने बार बार कहा है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कायदे से प्रोफेशनल रिपोर्ट देश के सामने रखनी चाहिए। दूसरी खबर ये आई, कल जो खबर आई है कि एक रेलवे के कोच के टॉयलेट में एक व्यक्ति का शव मिला। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उस व्यक्ति का शव था। यह अनुमान ये है कि वो कम से कम 4 दिन से वो लाश वहां पड़ी थी।
ट्रेन झांसी से गोरखपुर गई, उस बंदे की जेब में झांसी से गोरखपुर जाने का टिकट है, उसका परिवार कंफर्म करता है कि हाँ वो बंबई से आया था झांसी तक, झांसी से वो इस ट्रेन के अंदर सवार हुआ था, उसकी जेब में टिकट है, उसकी वहां कहीं डेथ हो जाती है। ट्रेन झांसी में एक दिन रुकती है, उसके बाद गोरखपुर में रुकती है, सफाई होती है, नए पैसेंजर चढ़ते हैं, ट्रेन वापस झांसी आती है, उसके बाद पता लगता है कि वो पैसेंजर डेड। मतलब क्या कि जब ट्रेन जा रही थी तब कोई देखने वाला नहीं था, गोरखपुर स्टेशन रुकने के बाद ट्रेन में कोई सफाई नहीं हुई, ट्रेन में किसी ने कुछ चेक नहीं किया, वापसी में कोई चेकिंग नहीं हुई। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफेशनलिज्म दिखा रहा है? आप हम सब मान के चल रहे हैं कि 9 व्यक्तियों की डेथ हुई, कल वाली इस डेथ को मिला दें तो 10 हो जाती हैं, लेकिन आज एक अखबार में रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स में जो कहती है कि आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स का डेटा दिखाता है, रेलवे पुलिस फोर्स रेलवे की है, किसी और की नहीं है, वो दिखा रहा है कि 80 डेथ हुई है। कल रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि वो सही आंकड़े देश के सामने रखेंगे, मुझे उम्मीद है कि रेलवे पुलिस फोर्स के आंकड़े वो भी देखेंगे। 80 डेथ्स वो कह रहे हैं। इनमें से कुछ चीजें हो सकता है सरकार की लापरवाही से हुई हो, कुछ नॉर्मल नेचुरल डेथ्स भी होती हैं जब इतने लोग जाते हैं, लेकिन क्या इनमें से कुछ लोग पानी और खाने के अभाव में नहीं मरे? अगर एक भी केस में ऐसा हुआ है कि व्यवस्था की कमी, हम पानी नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके, इसलिए डेथ हुई है, तो एक शर्म की बात है। शर्म की बात है रेलवे के लिए, शर्म की बात है इस देश के लिए, और शर्म की बात है रेलवे मंत्री के लिए। ऐसा तो नहीं, मामला तो बड़ा है, लेकिन हम आज छोटी बात करेंगे चीन भारत संबंध का। मामला संगीन है। अब अखबारों में जितनी रिपोर्ट है, टीवी पे तो दिखाई नहीं जाती, और आमतौर पे हिंदी के अखबारों में जो सामान्य भारतीय भाषाओं के अखबार होते हैं उसके अंदर इतनी लीपापोती करके वर्षन छाप दिया जाता है। ये सही बात, सीधी बात मैं बता देता हूँ, वो ये है कि लद्दाख के इलाके के अंदर भारत और चीन का जो लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाता है, जिसके बारे में कई साल से सहमति है कि ठीक है ऑफिशियली हमने यहाँ पे बाउंड्री नहीं बनाई है, लेकिन तुम उधर रहोगे हम इधर रहेंगे, चीन उसका उल्लंघन करके खुल के हमारे इलाके में आके बैठा हुआ है। सिर्फ बैठा ही नहीं, चीन ने पूरी तैयारी की हुई है, वहां पे अपना असला ले आए हैं, वहां पे अपने स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, और ये काम चीन बगैर सोचे समझे तो किया नहीं होगा। तो चीन ने हमारी भूमि पर, जिसे हम अब तक अपनी भूमि मानते रहे हैं, जिसको उन्होंने भी मान्यता दे रखी है, उसके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। ये सच्चाई है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि अब सैटेलाइट से चीजें दिख जाती हैं। ऐसे में भारत सरकार क्या करे? मैं नहीं चाहता कि भारत सरकार पे दबाव डाला जाए, इसलिए मैं इन सब चीजों में कि प्रधानमंत्री की पब्लिक क्वेश्चनिंग हो, पूरा देश उनसे पूछे कि भाई पाकिस्तान के सवाल पे तो आप इतना उछलते हो, अब क्यों नहीं बोल रहे हो, ये सब करने का वक्त ये नहीं है, क्योंकि इस वक्त इधर कोरोना का संकट है, इकोनॉमी का इतना बड़ा संकट है, और कम से कम मैं नहीं चाहता कि ऐसे में प्रधानमंत्री पे दबाव डाल के देश को एक तीसरी चीज में और उलझा दिया जाए। ये उलझने का वक्त नहीं है, समझदारी से काम करने का वक्त है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार डिप्लोमेटिक स्तर पे और सेना के स्तर पे समझदारी दिखाए। हमने तो कहा था कि नेपाल वाले मामले में भी सरकार को समझदारी दिखानी चाहिए। नेपाल से पंगा लेने का कोई वक्त नहीं है, और पंगा लेने का देश नेपाल नहीं, ये नहीं करना चाहिए। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इस वक्त समझदारी से काम करेगी। दबाव के कई तरह के हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के दोस्त ट्रंप साहब ने मुसीबत खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पता नहीं कैसे दोस्त हैं, हर बार कुछ ना कुछ उटपटांग चीज कर देते हैं, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री उनका बाँह पकड़ के घुमाते हैं, रैली करते हैं, सब काम करते हैं। ये वही ट्रंप साहब है जिन्होंने कहा था भारत और कश्मीर में, पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर, भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के सवाल को लेके बड़ा विवाद है, और मैं इसके अंदर मध्यस्थता करना चाहता हूं। भारत की हमेशा पोजीशन रही है भाई साहब, हमें कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए। वही ट्रंप साहब ने अब दोबारा ट्वीट करके कहा है कि भारत और चीन के विवाद में मध्यस्थता करने के लिए मैं तैयार हूं, मान न मान मैं तेरा मेहमान।
भाई चीन अमेरिका से तो मध्यस्थता नहीं चाहेगा और किसी से भी चाहेगा, और हमारे देश की पुरानी पॉलिसी रही है कि हमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। तो ट्रंप ये क्यों बातें कह रहे हैं? आप कह सकते हैं पगलैट है, नहीं पगलैट नहीं है, ये आदमी सोच के कर रहा है, कुछ खेल कर रहा है। और वो खेल क्या है, वो खेल हमें समझना है कि खेल इस वक्त क्या हो रहा है। खेल ये है कि भारत को इस चीन वाले मामले में दबाव डाल के अमेरिका चाहता है कि उसे अपनी तरफ घसीट लिया जाए, और चीन चाहता है कि लद्दाख में सीमा के उस पर दबाव डाल के भारत को कहा जाए कि देखो तुम ज्यादा पंगा ले रहे हो ना, अमेरिका के दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हो, ये हम करेंगे तुम्हारे साथ। इस वक्त ये हो रहा है, ये बहुत नाजुक स्थिति है। सभी रक्षा विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि चीन ने भारत की भूमि पर इस तरह का अतिक्रमण पिछले कई साल से नहीं किया, शायद पिछले कई डेकेड्स में नहीं किया गया। आमतौर पे हम इसको हमला बोलते हैं। अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता तो हमारे सारे अखबार, सारे टीवी स्टूडियो रात 9 बजे पाकिस्तान का हमला, जवाबी मुंह तोड़ जवाब, ये वो सब बातें शुरू हो जाती। जिन चीजों पे वहां होता है ना, उससे बहुत बड़ा काम चीन कर चुका है, बैठा हुआ है इस वक्त आपकी जमीन पर। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये दबाव का वक्त नहीं है, ये एक देश में युद्धोन्माद बनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त देश में हम और एक तीसरा पंगा नहीं ले सकते। हेल्थ क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बॉर्डर के ऊपर क्राइसिस नहीं होना चाहिए, और हमें मदद करनी चाहिए कि सरकार को इसमें समर्थन किया जाए, और सरकार पे कोई दबाव बनाने की कोशिश इस वक्त ऑपोजिशन की तरफ से नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह होगा। आज जो मुख्य बात मैं करना चाहता था वो ये कि सरकार ने अब आर्थिक आंकड़े देश में आ गए हैं। मैंने आपको हेल्थ के आंकड़े बताए, इस वक्त क्या है। कल सरकार ने जीडीपी के आंकड़े रिलीज कर दिए हैं। अब ये जीडीपी क्या होती है? पूरे देश की इनकम को जोड़ दिया जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि मोटी भाषा में कहें, पूरे देश की इनकम क्या है, देश में आर्थिक गतिविधि का स्तर क्या है, पूरे देश की इनकम क्या है, वो जीडीपी होती है। इसको हर 3 महीने बाद साल में 4 बार रिलीज किया जाता है, और कल जो आंकड़ा आया है वो इस साल का नहीं आया है। साल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए साल का मतलब होता है अप्रैल से मार्च तक, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अभी हमारे को पिछले फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट मिला है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च के रिजल्ट मिले हैं, जो अब तक एस्टिमेटेड थे, रियल नहीं थे। अब रियल आंकड़ा भी आ गया, हालांकि वो भी कुछ एस्टिमेट है। उन्होंने कहा है, सही कहा है, कि आखिरी दिनों में चूंकि रिपोर्टिंग में कुछ समस्या थी, कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से रिपोर्टिंग की प्रॉब्लम्स हुई है, तो शायद हमें थोड़ा और अमेंड करना पड़े। यानी कि अमेंड होगा तो उससे नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। अब याद रखिए, ये वो समय है जबकि देश में कोरोना वायरस का संकट लगभग नहीं था। लॉकडाउन शुरू हुआ था 24 मार्च को, तो इस पूरे 3 महीने में 90 दिन में मैक्सिमम 9 दिन या 10 दिन थे जो कि कोरोना लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस इस सबसे अफेक्टेड थे। तो ये लॉकडाउन का डेटा नहीं है, लॉकडाउन से पहले देश की क्या स्थिति थी उसका डेटा है। और वो डेटा ये है कि आखिरी तिमाही में गिर के 3.1% पे आ गई थी। हमारी इकोनॉमी आमतौर पे ग्रो करती रही है 6, 7, 8% पे, एक जमाने में 9-10% भी हो गई थी। यूपीए के काल के अंदर 10% को भी हमने एक बार क्रॉस किया था, तो तब बहुत बड़ी ग्रोथ माना जाता है। 10% को कहते हैं कमाल हो गया, 5-6% अच्छा माना जाएगा दुनिया के हिसाब से, लेकिन उसको कहा जाएगा कि भारत को इससे ज्यादा तेज चलने की जरूरत है, और 3-4% को खतरनाक माना जाएगा। अब जो कल का आंकड़ा है वो बताता है कि आखिरी तिमाही में 3.1% पे आके गिर गया था। ये आंकड़े और चार्ट ये सब मैं आपको दिखा नहीं सकता अभी तो यहाँ पे, लेकिन ये पिछले 3.1% पे आ गया था। और अगर पूरे साल का देखें, क्योंकि वो सिर्फ एक क्वार्टर हुआ ना, 3 महीना,
अगर हम पिछले पूरे साल का देखें, सन 2019 के अप्रैल से लेकर सन 2020 की मार्च तक का हिसाब मांगे, कुल मिला के 4.2% ग्रोथ रेट था पिछले साल। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब उसने इनहेरिट किया था, उस वक्त देश कोई 7-8% के करीब चल रहा था, 7% के करीब ग्रोथ रेट था। उसके बाद से बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ है, और कई लोगों ने तो ये भी कहा है, और किसी अरे गहरे व्यक्ति ने नहीं, मोदी सरकार के ही आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने जब रिटायर वहां से छोड़ने के बाद उन्होंने लेख लिखा और कहा कि भारत की अब जो नए सिस्टम से, यानी कि ये सरकार जो जीडीपी के आंकड़े दे रही है वो कम से कम 2% इन्फ्लेटेड है, यानी कि जब वो 4 बोलते हैं तो आपको मानना चाहिए कि 2 है, जब वो 6 बोलते हैं तो आपको मानना चाहिए कि 4 है। उसके हिसाब से भी सरकार खुद कह रही है कि केवल 4% ग्रोथ हुआ है पिछले साल में। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कंगाली में आटा गीला। बाकी देश थे जिनकी अर्थव्यवस्था वैसे बहुत अच्छी स्थिति में थी, और जो कोरोना की वजह से संकट आया, जर्मनी में आया, जापान में आया, सब तरफ आया है, ये लोग बाउंस बैक करेंगे। लेकिन हमारे यहां पहले ही हालत खराब हो गई थी, 4% पे थी, और 4% भी किस लिए था? क्योंकि एग्रीकल्चर की स्थिति थोड़ी बेहतर है। एग्रीकल्चर ने लगभग 6% रिकॉर्ड किया है, सर्विसेज में भी थोड़ा ठीक है, लेकिन जो 2 बड़े सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, दोनों नेगेटिव में थे, दोनों माइनस में थे। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति कोरोना संकट लॉकडाउन से पहले थी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी नेगेटिव में चल रही थी। गाड़ी आगे चलने की बजाय, गाड़ी आगे चलने की रफ्तार भी कम होने की बजाय गाड़ी एक्चुअली रिवर्स गियर में चल रही थी, कंस्ट्रक्शन में भी और मैन्युफैक्चरिंग में। और ये देश 4% पे पहुंचा केवल सर्विसेज और उससे भी ज्यादा एग्रीकल्चर की वजह से। जो बार बार मैं कई बार कह रहा हूं, इस वक्त इतने बड़े संकट में अगर देश अपना सर उठा के खड़ा है तो किसान की वजह से खड़ा है। इस दौरान सरकार का रेवेन्यू गिरा है, और रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट जिसको बोलते हैं, वो 4.6% हो गया। फिस्कल डेफिसिट का मामला क्या है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है मेरी जेब में जितना है उससे ज्यादा मैं जो खर्च करूं उसको डेफिसिट बोला जाता है। उधार खाते चलाना जो चलाते हैं, सरकारें चलाती हैं। आमतौर पे दुनिया भर में सरकारें जितना उनके पास पैसा, अगर 100 रुपया होता है तो 101 रुपया खर्च कर लेती है, 102 रुपया खर्च कर लेती है कभी कभार, ये सोचते हुए कि ठीक है इतना हम कभी कर लेते हैं। और खासतौर पे संकट होता है तो उन्हें खर्च करना पड़ता है। हमारे देश में कानून है, 15 साल पहले कानून लाया गया था, वो कानून फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, वो कानून कहता है कि सरकार को 3% से ज्यादा नहीं जाना है इसके अंदर, और अगर उससे ज्यादा जाए तो कानूनन उल्लंघन होगा। अब सरकार ने उस कानून को भी ब्रीच कर दिया। वैसे समझदार इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जब सरकार कह रही थी कि 3.5% है हमारा, बजट के अंदर वित्त मंत्री ने अंदाजन ऐसा ही आंकड़ा दिया था कि 3.5% है, 3% होना चाहिए, 0.5% हमने बढ़ा लिया है, कोई बात नहीं है, इतनी हम इजाजत ले लेंगे, कानून के अंदर इतनी हमें छूट मिली हुई है, एक आधी बात। अब वो छूट उस वक्त भी इकोनॉमिस्ट लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि जब निर्मला सीतारमण जी कह रही थी कि 3.5% है, तब भी एक्चुअली 5.5% से फालतू था, 5.9% बताया था लोगों ने। क्योंकि क्या किया, कई उधारी की चीजों को इन्होंने इधर उधर छुपा दिया। FCI लेगी पैसा, इधर से लिया जाएगा, यानी कि बजाय ये दिखाने के कि मैंने अपने पर्स में जितने पैसे थे उससे ज्यादा खर्च कर दिए, मैंने पड़ोसी को कहा कि तुम थोड़ा सा खर्च कर लेना, बाद में मैं चुका दूंगा, किसी दूसरे को कहा, वो देखें तो हमारे 5.9% तो पहले ही था। उस हिसाब से देखें तो अब हमारा फिस्कल डेफिसिट 6-7% बढ़ गया है, 6-7% हो गया है। अपने आप में फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार को कभी कभी लोगों के लिए खर्च करना पड़ता है। चिंता की बात यह है कि यह सामान्य साल में हुआ था, अब लॉकडाउन शुरू हुआ है। दिक्कत की बात यह है कि सरकार के पास जो कुछ था वो सरकार ने पहले ही खर्च कर लिया। जो उधारी ले सकते थे पहले ही ले ली, रिजर्व बैंक पे जो डकैती करनी थी वो पहले ही कर ली, और
जब वित्त मंत्री जी ने पिछले साल बजट पेश किया था तो हम काफी लोगों ने कहा था ये जो आप इनकम के आंकड़े पेश कर रही हो ये तो इनकम आपके पास कभी आएगा नहीं, आप खामखा ऐसा आंकड़ा क्यों दे रही हैं। लेकिन तब भी उन्होंने इस आंकड़े पे जारी रखा और अब सच्चाई सामने आ गई है कि सरकार के पास दरअसल उतना रेवेन्यू था नहीं। तो घाटा इसलिए नहीं बढ़ा है कि सरकार ने खर्च ज्यादा किया है, घाटा इसलिए बढ़ा है कि सरकार की इनकम कम हुई। और अब जबकि सचमुच संकट आ गया है, अब सरकार कहती है पैसा नहीं। आज अखबार में प्रणव सेन का एक इंटरव्यू छपा है। प्रणव सेन भारत के चीफ स्टैटिस्टिशियन रहे हैं। देश भर के आंकड़े बनाना, प्रोजेक्शन करना उनका काम है। उनसे पूछा गया कि आज की परिस्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है ये जो आने वाला साल है इसमें देश की आर्थिक प्रगति की दर क्या रहेगी, जीडीपी कितना बढ़ेगी। बिना लाग लपेट के वो कहते हैं कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम -10% पे जाएंगे, -10.8% वो कह रहे हैं। प्रणव सेन बहुत नामी गिरामी स्टैटिस्टिशियन है, इकोनॉमी को कायदे से समझते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, यानी कि अगर केसेस और ज्यादा तेजी से ना बढ़ गए, अगर इकोनॉमी को और लंबे समय ना बंद रखना पड़ा, तब अभी तक जितना डैमेज हो चुका है उसके आधार पर ही देखें तो हम जाके -10.8% पे जाएंगे। इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने देश के पुराने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर शंकर आचार्य जी, उनका एक लेख पढ़ा था। वो भी कह रहे थे कि भाई 9-10% माइनस तो होगा ही होगा। मुझे समझ नहीं आता लोग 2% 3% की बात क्या कर रहे हैं। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था जो हर साल 5-6-8% आगे बढ़ रही थी और जिसपे बहस होती थी कि 8% बढ़ रही है आगे कि 6% बढ़ रही है, इस साल 10% पीछे जाएगी। बहुत बड़ा धक्का है यह अर्थव्यवस्था को। देशों को सालों लग जाते हैं इतने बड़े धक्के से उबरने में। पिछली बार जब हमारी इकोनॉमी श्रिंक की थी, आमतौर पे इकोनॉमी आगे बढ़ती रहती है, गाड़ी कभी धीमी रफ्तार से, खच्चर रफ्तार से धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इकोनॉमी का पीछे जाना, रिवर्स गियर लगाना बहुत अनहोनी घटना है। पिछली बार ऐसा हुआ था तो 60 के दशक में हुआ था, जब देश में अकाल पड़ा था। आपको ध्यान होगा, उस वक्त के लोगों से पूछिए, वो आपको खबर बताएंगे उन दिनों क्या हुआ करता था। वैसी कुछ स्थिति की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और जब प्रणव सेन से पूछा जाता है कि ऐसे में क्या करना चाहिए, वो कहते हैं कुछ मत सोचिए, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाइए। प्रश्न पूछा जाता है कि जी पैसा कैसे पहुंचाएं, पैसा तो सरकार के पास है नहीं। वो कहते हैं जो सरकार नोट छाप सकती है उसको ये चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल पैसा पहुंचाइए, किसी भी तरह से लोगों के हाथ में पैसा दीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो भूख से ना मरे, बल्कि इसलिए कि वो खर्च करें तो इकोनॉमी का इंजन दोबारा स्टार्ट होगा। नहीं तो आप कह रहे हैं इंडस्ट्री को कि आप कर्जा ले लो, इंडस्ट्री शुरू कर लो। इंडस्ट्री शुरू करेगा, सप्लाई लेके जाएगा, बाजार में कोई खरीद वाला नहीं है, और जब खरीदने के लिए कोई नहीं आएगा तो फिर वो बिल्कुल बैठ जाएगा, बंद करके बैठ जाएगा। इकोनॉमी को और भी बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए उनका प्रिस्क्रिप्शन है। उनसे पूछा गया ऐसे में तो महंगाई बढ़ जाएगी। आमतौर पे जब आप फिस्कल डेफिसिट बढ़ा देते हैं ना, आपकी जेब में उससे ज्यादा खर्च करती है सरकार, तो महंगाई बढ़ती है। वो कह रहे हैं हाँ महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन वो देखा जाएगा, उसके लिए और तरीके भी हैं। लेकिन फिलहाल किसी तरह से लोगों के हाथ में पैसा दीजिए। ये बात हर व्यक्ति कह रहा है, हर अर्थशास्त्री कह रहा है। जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो हमेशा कहते हैं, लेकिन इस बार तो राइट विंग वाले कह रहे हैं, जो मध्य मार्गी हैं वो कह रहे हैं। हर समझदार अर्थशास्त्री एक ही बात कह रहा है, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाइए। चाहे वो मनरेगा के बहाने पहुंचाइए, चाहे उनको आप लोन माफ कीजिए, किसी ना किसी तरीके से लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाइए ताकि वो खर्च करें। लेकिन सरकार नहीं मान रही है। सरकार के इर्द गिर्द जो इकोनॉमिस्ट हैं, वैसे उनमें से एक भी व्यक्ति अनफॉर्चुनेटली देश में ऐसा नहीं है जिसको कोई इकोनॉमिस्ट कह सके हाँ भाई ये बड़ा इकोनॉमिस्ट है। जब तक अरविंद सुब्रमण्यम थे इस सरकार में, लोग कहते थे देखो एक समझदार आदमी तो जरूर है,
डिमोनेटाइजेशन किया, बगैर इससे पूछे कर लिया, नहीं तो समझदार आदमी बता देता भाई ये काम मत करो, नुकसान हो जाएगा देश को। अब तो एक भी ऐसा समझदार आदमी नहीं है जो कि अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ सेंसिबल राय दे सके। इसलिए बहुत डर लगता है सरकार जो कर रही है इस वक्त। तो दुनिया के बाकी देशों में तो लोगों ने ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं को मंत्री बना लिया है कि आओ तुम हमारी मदद करो, राष्ट्रीय संकट का समय है। कितना बढ़िया होता अगर मोदी जी ऐसा करते और ऑपोजिशन पार्टी से ही एक दो लोगों को ले लेते कि भाई आप आओ, आप हमारी मदद करो, इस वक्त राष्ट्रीय संकट का समय है, आप बताइए कि क्या किया जा सकता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।